दोस्तों यूपीएससी 2025 को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने यूपीएससी में रिजर्वेशन पर नया मोड़ दे दिया है। और यकीन मानिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से हैं तो ये रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, एससी को रिजर्वेशन मिला, एसटी को रिजर्वेशन मिला, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला और फिर यहाँ जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी आ गया। लेकिन अब शायद यहाँ पर सवाल रिजर्वेशन होने या ना होने का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इस पूरे सिस्टम का फायदा सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है। लेकिन एक सेकंड, आप कौन है? ईडब्ल्यूएस सामान्य से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी? कमेंट करिए, क्योंकि आज की वीडियो, आज की एक खबर शायद आपसे सीधी जुड़ी हुई है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने रिजर्वेशन पर नई बहस छेड़ दी है। क्यों कई भर्तियों में ओबीसी की कटऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर चली जाती है? क्यों सामान्य वर्ग का एक हिस्सा कहता है कि असली गरीब पीछे रह जाते हैं? अब यूपीएससी 2025 को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट ने यूपीएससी में रिजर्वेशन पर नई बहस बना दी है, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपीएससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से चयनित कुछ उम्मीदवार ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां प्राइवेट स्कूलिंग, प्रीमियम कोचिंग, आईआईटी डिग्रीज, बिजनेस फैमिलीज और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जैसी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। तो क्या ईडब्ल्यूएस का फायदा वास्तव में सबसे कमजोर लोगों तक पहुंच रहा है, या फिर क्या ये अन्य कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी इनको प्रभावित कर रहा है, इनको यहाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, या फिर कानून के दायरे में रहते हुए भी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोग इस कोटे का लाभ ले रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? सामान्य वर्ग के उस उम्मीदवार का जो बिना किसी आरक्षण के मुकाबला कर रहा है, या उस ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार का जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन उसे भी उसी कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है? दोस्तों यूपीएससी 2025 को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट में अब सिर्फ ईडब्ल्यूएस की नहीं बल्कि रिजर्वेशन सिस्टम की सबसे बड़ी बहसों में से एक बनती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी 2025 में कुल 958 उम्मीदवार चयनित हुए, इनमें से 104 उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत चयनित हुए। यहीं से जांच शुरू हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन 104 उम्मीदवारों के शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया और जो तस्वीरें सामने आई उसने कई लोगों को चौंका दिया। रिपोर्ट के अनुसार 104 में से लगभग 67 उम्मीदवार देश में बड़े और महंगे यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े थे। इनमें दिल्ली और अन्य शहरों के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कई संस्थानों की फीस लाखों रुपए तक पहुंचती है। और अब यहीं से पहला सवाल उठा, अगर कोई उम्मीदवार लाखों रुपए की कोचिंग अफोर्ड कर सकता है तो भाई वो क्या वास्तव में ईडब्ल्यूएस में होना उसे चाहिए, या फिर ईडब्ल्यूएस की वर्तमान एलिजिबिलिटी कंडीशन कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल कर रही है जो कागजों पर पात्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यही प्रश्न है जो इसने पूरे विवाद को यहाँ पर जन्म दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 46 उम्मीदवार प्राइवेट स्कूल से पढ़े थे। इन स्कूलों की जो वार्षिक फीस है वो हजारों नहीं बल्कि कई मामलों में लाखों रुपए से भी अधिक बताई गई। इसके अलावा करीब 28 उम्मीदवार ऐसे परिवार से बताए गए जिनके माता पिता बिजनेस से जुड़े थे, कुछ ट्रेडिंग में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ शॉप चलाते थे तो कुछ अन्य व्यवसाय में सक्रिय थे। यानी रिपोर्ट के अनुसार ईडब्ल्यूएस सूची में ऐसे उम्मीदवार भी मौजूद थे जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य धारणा के अनुसार अत्यंत कमजोर नहीं मानी जाती। और यही से बहस और तेज हो गई, क्योंकि इस मुद्दे का असर केवल ईडब्ल्यूएस तक सीमित नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस का लाभ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले उम्मीदवार तक पहुंच रहा है तो सवाल यह भी उठेगा कि इसका प्रभाव उन सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों पर भी पड़ रहा है क्या जो ईडब्ल्यूएस क्लेम नहीं करते? दूसरी तरफ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब ओबीसी कैटेगरी में कई परीक्षाओं में कटऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर चली जाती है तो क्या रिजर्वेशन की वास्तविक तस्वीर उतनी सरल है जितनी सोशल मीडिया पर और जगहों पर दिखाई जाती है? यानी विवाद केवल ईडब्ल्यूएस बनाम सामान्य वर्ग या ओबीसी, एससी, एसटी का नहीं है बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था का सवाल है जिसमें हर कैटेगरी ये जानना चाहती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प दावा सामने आया है। करीब 10 उम्मीदवार ऐसे बताए गए जो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके थे, कुछ बड़ी कंपनियों में कार्यरत थे, कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े थे, कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर चुके थे। और यही सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल पूछा जाने लगा, क्या ईडब्ल्यूएस का मतलब गरीब है या सिर्फ नियमों के अनुसार पात्र होना? क्योंकि ये दोनों बातें हमेशा एक जैसी नहीं होती और यहीं से पूरा विवाद जन्म लेता है। अब इस विवाद का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा समझिए। भारत में ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी मुख्य रूप से इनकम एसेट क्राइटेरिया पर आधारित है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर है और संपत्ति की शर्तें पूरी होती हैं तो उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पात्र हो सकता है। यानी प्राइवेट स्कूल, आईआईटी डिग्रीज, कोचिंग या कॉर्पोरेट जॉब, इनमें से कोई भी चीज अपने आप में किसी उम्मीदवार को ईडब्ल्यूएस से बाहर नहीं कर देती। लेकिन आलोचक यही कह रहे हैं भाई कि क्या मौजूदा मानदंड इतने व्यापक हैं कि अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले ये लोग इस श्रेणी में आ जाते हैं?
यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। लेकिन रिपोर्ट की तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे उम्मीदवार भी सामने आते हैं जिनकी कहानी बिल्कुल अलग है। क्योंकि कहानी सिर्फ उन कैंडिडेट की नहीं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, कहानी उन उम्मीदवारों की भी है जिनके लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मूल रूप से बनाया गया था। रिपोर्ट में ऐसे उम्मीदवारों का भी उल्लेख किया गया है जिनके पिता किसान, जिनके परिवार दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े थे, जिनके माता पिता बेरोजगार हैं, किसी के पिता स्कूल पर बस कंडक्टर रहे, किसी का परिवार सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर निर्भर है और कुछ उम्मीदवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने सरकारी या ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विद्यालयों से पढ़ाई की थी, यानी कि तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। ईडब्ल्यूएस सूची में ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यह व्यवस्था वास्तव में उनके लिए बनाई गई थी। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ईडब्ल्यूएस में वास्तविक रूप से कमजोर उम्मीदवार भी हैं और अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले उम्मीदवार भी हैं, तो फिर सिस्टम दोनों के बीच अंतर कैसे करे? क्या वर्तमान इनकम और एसेट क्राइटेरिया पर्याप्त हैं या भविष्य में इन नियमों की समीक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है? यही वह सवाल है जो इस रिपोर्ट के बाद और तेज हो गया। इस मुद्दे पर पूर्व डीओपीटी सचिव सत्येंद्र मिश्रा ने भी यहाँ पर चिंता जताई है। उनका कहना था कि ईडब्ल्यूएस केवल इनकम सर्टिफिकेट का विषय नहीं होना चाहिए, जांच प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए और यदि अपेक्षाकृत संपन्न लोग इस लाभ को हासिल कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। यानी सवाल केवल पात्रता का नहीं है बल्कि पात्रता की जांच का भी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से क्या है, इनकम और एसेट आधारित व्यवस्था है और यदि सत्यापन प्रक्रिया यहाँ वीक रहेगी, कमजोर होगी, तो विवाद भी बढ़ेगा और सवाल भी। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये भी कहेंगे कि जब तक कोई उम्मीदवार सरकार निर्धारित इनकम और एसेट क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तब तक उसे क्या है, ईडब्ल्यूएस वैध लाभार्थी माना जाएगा, चाहे उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की हो उसने, चाहे वो आईआईटी से ग्रेजुएट हो या फिर उसने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया हो। कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि वह वर्तमान पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं। यानी बहस का केंद्र यही है, नियम गलत है, नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है या फिर समाज की गरीबी की परिभाषा और कानूनी परिभाषा अलग अलग है। और शायद यही कारण है कि यूपीएससी 2025 की ये रिपोर्ट केवल 104 उम्मीदवारों की कहानी नहीं रह गई भाई, और अब ये एक बड़े राष्ट्रीय प्रश्न में बदल चुकी है। दोस्तों वीडियो में आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था। आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी ये बताओ कि आपका इस बार का जो प्रीलिम्स बच्चे दिए थे, आप सभी कितना स्कोर कर रहे हो। आपने जो मैच किया था, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप क्या स्कोर कर रहे हो प्रीलिम्स में, और आंसर की तो आपने मैच कर ही ली होगी। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का असली लाभ किसको मिल रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपीएससी तथा राष्ट्रीय मुद्दों से ऐसी जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो इश्यूज पर यहाँ पर टॉपिक पर अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो ऑनली यूपीएससी के साथ जुड़े रहें। चलिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।